Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So our today's topic is Indian Contract Act. In this video, we will only talk about the bare provisions. If you want to know detailed about Indian Contract Act, you can go to my playlist. So let's start with the act. Indian Contract Act is Act 9 of 1872. This Act was passed by legislature on 25th April 1872. चलो अब हम जानते हैं इसका प्रियम्बल क्या कहता है. Whereas it is expedient to define and amend certain part of the law related to contract, it is hereby enacted as follows. What does it means? हमारी पार्लियामेंट को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हमें कुछ पार्ट्स को डिफाइन करना होगा और अमेंड करना होगा, जिसलिए उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पास किया. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी पार्ट. प्रिलिमिनरी पार्ट होता है जो कि स्टार्टिंग पार्ट होता है लीगल डॉक्यूमेंट का, जिसमें बेसिक एंड इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द लॉ. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल. हम एक्ट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उसके बाद है एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. इट मीन्स पूरे इंडिया पे ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा. इट शैल came into force on first day of September 1872. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास 25th अप्रैल 1872 को हुआ, वेयर एज इट केम इनटू इनफोर्स लागू कब हुआ? ये हुआ है 1 सितंबर 1872. सेविंग क्लॉज क्या कहता है? इसे हम इजीली समझते हैं. It means if there is already a law or business that doesn't conflict with Indian Contract Act, it will remain valid. उसे हम invalid या repeal नहीं करेंगे अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता. अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इस एक्ट में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में डिफ़ाइन किया गया है कि उसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होगा. अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. अनलेस हमें उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने में हमें लग रहा है कि इसका कोई और मीनिंग हो सकता है. सेक्शन 2 क्लॉज ए हमें प्रपोजल की डेफिनेशंस के बारे में बताता है. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या ये काम नहीं करना चाहता, with the view to obtaining the assent of that other. उसका मोटिव ये है कि दूसरा पर्सन उस चीज़ के लिए असेंट दे या मना करे. इसे ही हम प्रपोजल कहते हैं. इसे सिंपली हम कह सकते हैं जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने जो मन की बात है बताता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, क्या तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, उसे ही हम ऑफ़र बोलेंगे. क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस के बारे में डिफाइन किया गया है. व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट. जिस पर्सन को प्रपोजल मिला है उसने अपना असेंट दे दिया है, उसे ही हम बोलेंगे कि ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है. जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे हम प्रॉमिस बोलेंगे. क्लॉज सी हमें बताता है कि जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कर रहे हैं पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रॉमिसर. जो पर्सन ऑफ़र दे रहा है उसे हम प्रॉमिसर बोलेंगे और जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम प्रॉमिसी बोलेंगे. क्लॉज डी हमें बताता है
कि कंसीडरेशन क्या होती है। इसे हम एक इजी एग्जाम्पल से समझेंगे। ए ने बी को बोला, बी क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? बी ने बोला हाँ, कितने में? ए ने बोला 5 लाख में। बी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसमें ए के लिए बी के 5 लाख कंसिडरेशन है, वेयर एज फॉर द बी ए की कार कंसिडरेशन है। मतलब जिस चीज़ के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई है उसे ही हम कंसिडरेशन बोलते हैं। क्लॉजी बात करता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। अब प्रॉमिस हमने समझा है कि जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया है वो प्रॉमिस बन जाएगा। और जिस चीज़ के लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हुई है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे कि ए के लिए बी के पैसे कंसिडरेशन थे और बी के लिए ए की कार कंसिडरेशन थी। और इसे ही जब सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। क्लॉज एफ हमें बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। दीज आर टू पीपल प्रॉमिस टू डू थिंग फॉर ईच अदर। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि ए को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, ए को मिलेगा पैसा, और बी को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, बी को मिलेगी कार। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ है कि दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। कोई ऐसे नहीं है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दान किया है कुछ और उसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा। इसे ही जब दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता है वो ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये देना। क्लॉज जी हमें बताता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो कि हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उसके लिए इंसाफ नहीं मांग सकते कि हमारे साथ ये हुआ है, क्योंकि उसमें कोई लॉ के प्रोविजंस है ही नहीं थे, तो उन्हें हम वॉइड मानेंगे, लॉ उसे नहीं मानता। क्लॉज एच में बताया है कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जिन एग्रीमेंट्स को लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है उन्हें हम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। इफ़ इट्स वायलेशन अराइज उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लॉज आई हमें बताता है कि वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं। ये वैलिड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बट एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी, वेयर एज ऑन द अदर साइड दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है इफ़ वो चाहे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए ने बी को गन पॉइंट से कहा कि बी तुम मुझे अपना घर बेच दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और बी ने कहा ठीक है तुम ले लो। उसने ये बात फियर में बोली। अब आफ्टर सम टाइम बी कैन से डैट कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर फियर किया है, उसने गन पॉइंट से मुझसे हाँ बुलवाई थी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं कि एक पार्टी उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकती है अगर वो चाहे। क्लॉज जे हमें बताता है कि कैसे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था लेकिन नए लॉ के आने की वजह से वो लॉ वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी के साथ ओपीएम का कॉन्ट्रैक्ट किया। लेटर गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें ओपीएम के ट्रेड को बैन कर दिया गया। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया।
सो गाइस, मैंने इस वीडियो में चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से डिफाइन कर दिया है एंड हम इस एक्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, stay fit and happy and press like button if you like the video to keep me motivated. I will meet you in next class. And please don't forget to subscribe my channel for more videos.